Hello and welcome to all. Myself Amrit Kumar Singh. From today onwards, I am going to discuss about a subject related to mechanical second year, that is material science and engineering, in which I am going to discuss about the different types of material which are used in different engineering applications. First of all, we will discuss about two terms which is related to the subject material science and material engineering. Material science is basically it is the branch of science which investigate the relationship that exists between the structure and properties of materials, and the structure of material represent the arrangement of its atoms inside the material, whereas some atomic structure represent the electron within its atom and the interaction of electron with their nuclei. इसमें हम लोग बात करते हैं, मटेरियल साइंस में हम लोग मेनली बात करते हैं उस रिलेशनशिप के बारे में जो एग्जिस्ट करता है मटेरियल के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी के बीच में। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बीच में एक सर्टेन रिलेशन होता है जो एग्जिस्ट करता है, उसी की स्टडी हम लोग मटेरियल साइंस के अंदर करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मटेरियल इंजीनियरिंग। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात हम करते हैं तो मटेरियल इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशन के बेसिस पे मटेरियल को डिजाइन करते हैं या मटेरियल की इंजीनियरिंग करते हैं सर्टेन प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ। कहीं भी हमें अलग अलग तरह के मटेरियल की जरूरत होती है, जहां हमें उसकी जरूरत है तो उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी, हमें हार्डनेस ज्यादा चाहिए, हमें टफनेस ज्यादा चाहिए, उसकी हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, इसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग तरह के मटेरियल का डिजाइन करते हैं। इसके अंदर ये डायग्राम हमें रिलेशन बताता है प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन, इसके साथ साथ उनका मटेरियल या प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस से क्या रिलेशन होता है, किस तरह से ये उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। ये चार बेसिक कंपोनेंट है मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग के, ये चारों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं ये रिलेशन यहाँ शो किया गया है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्यों स्टडी करते हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की, व्हाई वी स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टडी करने का रीजन क्या है, हम क्यों करते हैं, तो इसके हेल्प से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की स्टडी के हेल्प से कॉस्ट और परफॉर्मेंस बेस्ड कंसिडरेशन के हिसाब से हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारे एप्लीकेशन के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल होगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कंपैरेटिवली सस्ता होगा और उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, जहां हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ ये हमें प्रोवाइड करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लिमिट ऑफ मटेरियल एंड चेंज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज विथ एप्लीकेबिलिटी। कैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसका क्या इफेक्ट होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, इन सब बारे में हम स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके हेल्प से हम लोग न्यू मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सर्टेन डिजायरेबल प्रॉपर्टी हो हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इससे समझ सकते हैं और यही हमारा पर्पस। इंजीनियरिंग मटेरियल को क्लासिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू
द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयन इनसाइड द मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि जो मटेरियल के अंदर के जो एटम है वो किस तरह से अरेंज है, उनके हिसाब से मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है। इंजीनियरिंग मटेरियल को ये दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस मटेरियल। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें एटम जो है एक खास ऑर्डर में बार बार रिपीट होते हैं, उस पैटर्न में वो अरेंज रहते हैं। तो हम लोग उसको कहते हैं कि रिपीटिंग और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ओवर लार्ज एटॉमिक डिस्टेंस। काफी दूर तक उनका जो पैटर्न होगा वो रिपीटिंग होगा, एक ही तरह का पैटर्न वो फॉलो करेंगे। इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन मटेरियल। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द एटम इनसाइड द मटेरियल विल पोजीशन देमसेल्फ इन ए रिपीटिव 3 डायमेंशनल पैटर्न। अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करें तो ये जब सॉलिडिफाई होते हैं तो ये खास तरह के रिपीटिंग 3 डायमेंशनल पैटर्न को फॉलो करते हैं, रिपीटिंग 3 डायमेंशनल पैटर्न बनाते हैं जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल। नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता है, कोई रिपीटिंग रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है एटम का मटेरियल के अंदर। उसको हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस मटेरियल कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल और एमोर्फस मटेरियल का एग्जांपल है एमोर्फस SiO2 सिलिका ग्लास जिसे हम कहते हैं, और क्रिस्टलाइन मटेरियल के एग्जांपल हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द मेटल। सारे के सारे मेटल जो हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं। कुछ पॉलीमर मटेरियल भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं और मोस्ट ऑफ द सिरेमिक्स आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मटेरियल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ये पहले जो क्लासिफिकेशन था वो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम था, एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंजीनियरिंग मटेरियल का जो बेसिस है, जो बेस्ड है एक्चुअली उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पे, कहाँ उनका एप्लीकेशन होना है उस पे बेस्ड है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है, इंजीनियरिंग मटेरियल क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आता है मेटल, ठीक है, और मेटल को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में। वैसे ही मेटल के बाद आता है सिरेमिक, फिर आता है पॉलीमर, फिर आता है कंपोजिट। सिरेमिक को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया क्रिस्टलाइन सिरेमिक एंड ग्लासेस। क्रिस्टलाइन सिरेमिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं और ग्लास जो होता है ये नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस होता है अगर हम ग्लास की बात करें तो। ठीक वैसे ही पॉलीमर को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट्स और इलास्टोमर्स। और कंपोजिट को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मैट्रिक्स फेज। कंपोजिट का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके मैट्रिक्स फेज के बेस पे किया गया है। मैट्रिक्स जो है ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जैसे एक्चुअली मैट्रिक्स कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो भी एक मैट्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो उसमें जो छत्तों के जाल जो बने रहते हैं, अगर हम इस तरह का डायग्राम देखें, ये है, ठीक है, तो ये कहेंगे ये मैट्रिक्स है और बीच में जो स्पेस है इनमें भी दूसरे मटेरियल आ सकते हैं। तो इस जाले वाले स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स फेज कहते हैं और इन गैप में जो मटेरियल है उनको हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स फेज के बेस पे कंपोजिट मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट पे, अगर ये मैट्रिक्स फेज मेटल का बना हो तो उसको हम लोग कहेंगे मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। अगर सेरामिक मटेरियल का बना हो तो सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट, अगर पॉलीमर का बना हो तो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट हम लोग कहेंगे। तो ये है क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। मटेरियल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो आयन और एटम्स होते हैं उनको एज ए सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया जाता है जिनका एक वेल डिफाइंड डायमीटर होता है। और इस मॉडल को
जिसमें एटम को एज स्फीयर कंसिडर करते हैं। इस मॉडल को कहते हैं एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल, जिसमें जो स्फीयर और एटम होते हैं वो अपने सबसे नजदीकी नियरेस्ट नेबर एटम्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में। दे विल इन टच विथ ईच अदर, ओके। और ये जो पैटर्न है, इसमें जो भी एटम है जो स्फेरिकल शेप के माने गए हैं, सारे के सारे एटम जो है आइडेंटिकल होते हैं। मींस एक मटेरियल के लिए, मतलब एक एलिमेंट के लिए जो एटम होंगे या स्फीयर का साइज होगा या उनका डायमीटर जो होगा वो सेम होगा। वैसे ही लैटिस जो है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लैटिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लैटिस रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स को, जिसमें जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्फीयर के सेंटर को या एटम के पोजीशन। तो लैटिस रिप्रेजेंट ए 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स in which the corner और पॉइंट रिप्रेजेंट एटम पोजीशन और स्फीयर सेंटर। स्फीयर सेंटर या एटम पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है यूनिट सेल। यूनिट सेल एक्चुअली ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट या स्ट्रक्चरल एलिमेंट है यूनिट सेल। सबसे छोटी इकाई है, इसी से मिलके कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और इस यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। पहला है कि द टाइप ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड देयर रेडियस आर। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर पर जो भी एटम होंगे उनका रेडियस कैपिटल आर होगा। और सेल का, यूनिट सेल का डायमेंशन जो है उसको लैटिस स्पेसिंग भी कहते हैं, जिसको ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ए बी सी को आर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एंगल भी इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। एंगल बिटवीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस अल्फा बीटा एंड गामा। इसके साथ साथ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर एटम टू व्हिच एन एटम इज बॉन्डेड। एक एटम, यूनिट सेल में एक एटम, ये अपने नजदीकी कितने एटम से बॉन्डेड है या जुड़ा हुआ है। तो यही नंबर ऑफ एटम जो इस सेंट्रल एटम को बाउंड करते हैं या घेरे रहते हैं, इन्हीं नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर इस डायग्राम को देखें तो इसमें इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि इसको 4 एटम ने घेर रखा है, इसलिए ये सबसे नजदीकी एटम होते हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4।